students. Today's lecture is about Kara and it is restricted to the Thales organization. Kara comes under Charophyta, Charophyceae, Charales, Characeae, Kara. कैरोफाइटा जो डिवीजन है, कैरा को पहले टेडोफाइट के साथ ओरिजिनली प्लेस किया गया था, लेकिन बाद में जब इसकी जैसे जैसे स्टडी हुई वैसे वैसे इसे फिर बाद में एल्गी में रख दिया गया। लेकिन फिर भी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं, जैसे जॉइंटेड या इन डिफरेंट टर्म इक्विसिटॉइड हैबिट, यानी जॉइंट जो एक्सिस है वो जॉइंटेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू रेगुलरली डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। थैलस इज ऑलवेज इरेक्ट, fresh water to brackish water, तो थोड़ा साल्ट वाले वाटर में भी ये मिलता है। तो जॉइंटेड है। दूसरा जो सेक्स ऑर्गन है उनमें एक तरीके से स्ट्राइल जैकेट प्रेजेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एल्गी, लेकिन फिर भी स्ट्राइल जैकेट है। और जो एंथ्रोजॉइड है वो स्पाइरल है, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, स्पाइरल बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। सेक्स ऑर्गन में स्ट्राइल जैकेट है, इसलिए सेक्स ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है। रिप्रोडक्शन वूगैमस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये कैरोफाइटा और कैरोफाइसी दोनों का है। ऑर्डर भी चूंकि एक ही है कैरेल्स, और फैमिली भी एक ही है कैरेसी। तो इस सारे कैरेक्टर बिलोंग्स टू ऑल दिस टैक्सॉन। अब इसमें दो सब फैमिली बना दी गई है, कैरोइडी। तो दो फैमिली बनाई गई, कैरोइडी एंड नाइटेलॉइडी। ये दोनों सब फैमिलीज हैं। क्यों बनाई गई? क्योंकि इनमें कुल मिलाकर के 7 एक्सटेंट जेनरा हैं और कुछ बाकी जो हैं वो फॉसिल भी हैं, यानी इसी ग्रुप में फॉसिल भी नोन है। जो एक्सटेंट जनरा है वो क्या है? कैरा, नाइटेला, नाइटेलॉप्सिस, टॉलीपेला, लिक्नोथैमनस एंड लैम्प्रोथेमनियन
and the last one is Protocara। तो ये जो 7 जीनस है यही जो है इसमें है, और इन्हें जो डिवाइड किया गया है सिंपली एक ही कैरेक्टर पे डिवाइड किया गया है कि जो वो गोनियम के चारों तरफ जो एनवेलप है वो कितने सेल से बना हुआ है, बस सिर्फ यही है। तो कैरॉइडी में उन सेल्स की संख्या है 5 और नाइटिलॉइडी में उन सेल की संख्या है 10। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल सेल्स। यहाँ हम थोड़ा डायग्राम बना दें तो आपको समझ में आएगा। जैसे इस तरीके से एक ओवम होता है तो उसके चारों तरफ एक एनवेलप होता है, उस एनवेलप में इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड लंबी लंबी सेल्स होती हैं जो 1 2 3 जिनकी टिप इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये जो टिप है यही कोरोनल सेल है। तो इनकी संख्या अगर 5 है तो वो कैरॉइडी में है, अगर 10 है तो वो नाइटिलॉइडी में है। तो नाइटिलॉइडी में नाइटेला और टॉलीपेला ये 2 आते हैं सिर्फ, बाकी कैरा, नाइट्रोप्सिस, लिग्नोथर्मस, लैम्फोथर्मस और प्रोटोकारा ये सब कैरॉइडी में आते हैं। तो नाउ कम्स टू द कैरा। तो कैरा में जैसे बताया हमने आपको कि जॉइंटेड एक्सिस है और जो है मैक्रोस्कोपिक है, इसीलिए इसे सबसे पहले टेडोफाइट में रखा गया था। इक्विसिटॉइड हैबिट इसलिए कहते हैं कि जैसे इक्विसिटम में जॉइंटेड होता है वैसे ही इसमें भी जॉइंटेड है, नोड्स पर वर्ल्ड्स ऑफ लेटरल्स लगते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये कैरा क्या है? फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश वाटर में मिलता है। इस प्रकार तो सबमर्ज्ड कंडीशन में मिलते हैं और साइड्स ऑफ वाटर बॉडीज, यानी जो बैंक है, इस प्रकार से अगर वाटर बॉडी है तो ये वाला हिस्सा, इस पर ये अगर ये पानी है तो इस पर ये खूब लार्ज अमाउंट्स में होते हैं, एक मीडो बनाते हैं। इट अकर्स लाइक ए मीडो ऑल अलोंग दिस बैंक ऑफ वाटर बॉडीज। तो सबमर्ज कंडीशन मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, और हमेशा ऑलवेज इरेक्ट, एंड द लेंथ में भी बेसिकली जनरली लेंथ वेरीज फ्रॉम 20 to 40 सेंटीमीटर, but it may extend up to 90 centimeter sometimes. And other characteristic is that whenever there is a source of calcium, the cara incrustated with calcium. तो कैरा जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ये कभी कभी हायर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एल्गी है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका आंसर होगा कैरा इंक्रस्टेशन शो करता है। इंक्रस्टेटेड विद कैल्शियम। दूसरा जो आपको अगर
मान लीजिए आपको देखना हो नेचर में, तो जो भी वाटर बॉडी होगी इट मस्ट बी क्लियर। अगर मटमैला पानी होगा तो वहां आपको कैरा नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त है कि जो कैरा है वो क्लियर वाटर में मिलता है। और कहां से कब से कब तक मिलेगा? अगस्त से लेके मार्च तक। मार्च तक मिलता है। तो आपको विंटर में ये बहुत आसानी से रोड साइड डिचेस हैं, टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जो भी और टेम्पररी पूल्स हैं, उन सब में आपको ये मिल जाएगा। बट शर्त ये है कि उनका पानी क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड या मटमैला नहीं होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की, so the thallus consists of an erect, the thallus consists of an erect, slender, branched, jointed main axis which is attached to the substratum by means of rhizoids. It is attached to the substratum by means of rhizoids. The axis is regularly divided into nodes and internodes. Regularly divided into nodes and internodes. The node, at every node there is a whorl of lateral. So the structure consists of a main axis which is branched, and the branch arises from the lower older node. इस पर भी उसी तरीके से नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, और इन पर भी लैटरल अपेंडेज लगे होंगे। तो इस तरीके से एक एक्सिस होती है जो ज्वाइंटेड होती है। ज्वाइंटेड में ये सारे जो हैं नोड्स हैं, नोड जहां पर लेटरल अपेंडेज निकल रहा है, और दो नोड के बीच का हिस्सा जो है वो इंटरनोड है। इंटरनोड है। तो इसके बाद नीचे की तरफ राइजोइड्स। तो अगर देखा जाए तो किसी भी एक्सिस पर, ये साइड ब्रांच है, किसी भी एक्सिस पर 4 तरीके के अपेंडेज निकलते हैं। नंबर 1 है ब्रांचलेट्स या प्राइमरी लैटरल्स। तो हर नोड पर वर्ल्स में प्राइमरी लैटरल निकलते हैं, और वो दीज प्राइमरी लैटरल्स आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ यानी इन्हें हम शॉर्ट ब्रांचेस भी
बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन्हें प्राइमरी लेटरल्स बोला जाता है, जो वर्ल्स में हर नोड पर निकलते हैं। इन प्राइमरी लेटरल्स पर पे जो नोड्स और मतलब इन पे भी वही सारी स्ट्रक्चर होती है, नोड्स और इंटर नोड्स होती है। तो मैंने ये प्राइमरी लेटरल बनाया है। तो इन पर भी नोड्स होती हैं जिनकी संख्या 5 से लेके 10 तक ही हो सकती है, यानी दीज आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इनमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता है। अनलिमिटेड ग्रोथ केवल साइड ब्रांच का होता है। तो इस पर कितनी है, जैसे 1 नोड है, 2 नोड है, 3 है, 4 है, और सबसे ऊपर 5वीं, ये वाली 5वीं नोड है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बीच में भी है। इसको भी मैं बताऊंगा कि बीच में क्यों लाइन खींची गई है। तो प्राइमरी लैटरल्स नोड्स पर निकलते हैं, दे आर कर्व टुवर्ड्स द एक्सिस। जो इनका कर्वेचर है वो एक्सिस की तरफ होता है, यानी अगर इधर कर्व है तो इस तरफ एक्सिस होगा। इन प्राइमरी लेटरल के बाद ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। अनलिमिटेड ग्रोथ या ब्रांचेस। तो ओल्डर नोड से यानी मैच्योर पोर्शन से कभी कभी, बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं, लेकिन कुछ साइड में ब्रांच निकलती है जो ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और मेन एक्सिस की ही तरह होती है। उस पर भी नोड्स और इंटर नोड्स में डिवीजन होता है, और नोड्स पर उसी तरीके से प्राइमरी लैटरल्स वर्ल्ड अरेंजमेंट में लगे होते हैं। तीसरा है सेकेंडरी लैटरल। सेकेंडरी लैटरल सिर्फ एक सेल के होते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी। और प्राइमरी लैटरल के बेसल नोड को छोड़कर, यानी ठीक जो बिल्कुल यहां पर, इसे छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन में वो निकले रहते हैं, और किधर, एक्सिस की तरफ। ये कितने बड़े होते हैं, सिर्फ एक सेल के, सिर्फ एक सेल के होंगे, और बेसल नोड को छोड़ करके बाकी और नोड पर निकले होंगे। और यही वो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी लैटरल, जिसकी एक्सिस में या जिसके एडेक्सियल और एबैक्सियल साइड पर सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, इसे हम मेल और इसे फीमेल बोलते हैं। ये सेक्स ऑर्गन इतने बड़े होते हैं कि आप इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बिल्कुल, इसीलिए इन्हें हम एंथ्रीडिया और ओगोनियम भी नहीं बोलते हैं। तो सेकेंडरी लैटरल होते हैं, दे आर ऑफ वन सिंगल सेल टाइप, सिंगल सेल्ड होते हैं। सिर्फ एक सेल होगा, इस पर कोई नोड और इंटर नोड नहीं होगी। दूसरी जो खास बात होती है वो होते हैं स्टिपुलोड्स। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एंजियोस्पर्म में किसी भी लीफ के लेटरल में जो अपेंडेज होता है उसे स्टिप्यूल्स बोलते हैं। वहीं से शब्द लिया गया है स्टिपुलोड्स। इसमें क्या है कि ये वाला मान लीजिए नोड है, और नोड के ऊपर एक प्राइमरी लैटरल लगा हुआ है, एक प्राइमरी लैटरल है, उस नोड पर
एक इलास्ट व्यू है जिस पर कि लेटरल्स और लगे होते हैं, जैसे ये है, ये है। तो स्टिपुलोट्स कहां से निकलेगा? स्टिपुलोट्स जो है इन लेटरल्स के बेस से निकलते हैं और दोनों तरफ एक एक निकलते हैं। जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वो दोनों तरफ एक निकलेगा। दोनों तरफ एक एक है। तो जब दोनों तरफ एक होता है तो उस कंडीशन के बाई स्टिपुलेट कंडीशन होती है, या कभी कभी पेयर में ना होकर सिर्फ एक होता है, यानी एक ही निकलेगा, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनी स्टिपुलेट कंडीशन। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मान लीजिए ये अगर हम ये यहाँ एक और डायग्राम इस तरीके से छोटा सा बना दें, तो जो स्टिपुलोट है वो इधर ही है, तो हो सकता है कि वो एक ऊपर की तरफ हो और एक नीचे की तरफ हो, फिर एक ऊपर की तरफ हो, फिर एक नीचे की तरफ हो, फिर एक ऊपर की तरफ हो और एक नीचे की तरफ हो। तो इसे हम बाई स्टिफेनस कंडीशन बोलते हैं। और कभी कभी सिर्फ एक ही तरफ होता है जो मोनो स्टिफनेस कंडीशंस कहलाता है। तो स्टिपुलोट्स भी इस पर पाए जाते हैं विच ओरिजिनेट ऑन द नोड फ्रॉम द बेसल पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी लेटरल। बेसल पोर्शन जो बिल्कुल बेसल सेल है उससे। अब जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो नोड से निकलती है वो होती है कॉर्टिकल सेल्स। अब कॉर्टिकल सेल्स जरूरी नहीं है कि सारी स्पीशीज में हो, तो जिन स्पीशीज में कॉर्टिकल सेल्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकेटेड स्पीशीज, और जिनमें नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ई कॉर्टिकेटेड स्पीशीज। जैसे कैरा वालीचाई, कैरा न्यूडा, कैरा कोरलाइना। इसमें क्या है कि ई कॉर्टिकेटेड होते हैं, इसमें कॉर्टेक्स नहीं होता है, कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकेटेड स्पीशीज भी है जैसे ज़िलेनिका। तो जहां पर कॉर्टिकल सेल्स हैं वहां पर ऊपर वाले नोड से कुछ सेल्स नीचे की तरफ निकलती हैं जो इंटरनोडल सेल को ढक लेती हैं। अभी हमने आपको सेलुलर डिटेल नहीं बताया, लेकिन इतना हम बता दें कि जो अगर नोड है तो नोड से दूसरे नोड तक जाने में एक ही सेल होती है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर हो सकती है। ये सिंगल सेल है, ये इंटरनोडल सेल है। तो इस पर क्या होता है, जो कॉर्टिकेटेड स्पीशीज हैं उसमें इस नोड से बहुत सारी सेल इसके पैरेलल निकलती हैं और इस नोड से ऊपर की तरफ भी पैरेलल सेल निकलती हैं, और ये दोनों बीच में जाके एक जगह मिल जाती। इसलिए ये लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये कॉर्टिकल सेल्स हैं जो ऊपर से नीचे आई हैं और नीचे वाले नोड से भी ऊपर गई हैं। नीचे वाले नोड से ऊपर गई हैं और बीच ऊपर वाले नोड से नीचे की तरफ आई हैं, इसलिए बीच में एक लाइन और है। यहाँ देख लीजिए, ऊपर से नीचे आई हैं और नीचे से ऊपर गई हैं, इसलिए बीच में एक लाइन और है। तो ये कॉर्टिकल सेल्स है। अब कॉर्टिकल सेल्स को हम कैसे बताएं कि अब इसका सेलुलर डिटेल हम बता रहे हैं। तो होता क्या है कि जो
डिवीजन है, नोड है, उसमें 2 सेंट्रल सेल होती हैं और उनके चारों तरफ कई सारी पेरी सेंट्रल सेल होती हैं। पेरी सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल है और ये पेरी सेंट्रल सेल है जो नोड पर होती है। इस सेंट्रल सेल से के बाद जो दूसरी सेल है, जो जिसका कि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार से यहां से एक लॉन्ग इंटरनोडल सेल बनाती है। इस इंटरनोडल सेल पर ऊपर से जो पेरीसेंट्रल सेल है, इससे सेल निकलती हैं और लंबे लंबे इसे ढक लेती हैं और आधी दूरी तक जाने के बाद इसे ढकती हैं। तो इस प्रकार ये जो पोर्शन है इंटरनोडल सेल का, वो इससे ढक जाता है। तो ये कॉर्टिकल सेल कहलाती है। फिर इसी तरीके से नीचे से भी निकलती हैं वो, और नीचे वाले नोड जो पेरीसेंट्रल सेल है नीचे वाले नोड का, उससे निकल के ऊपर जाकर ये बीच में मिल जाती हैं। तो ज्यादातर स्पीशीज ई कॉर्टिकेटेड होती है, यानी उसमें नेकेड ही इंटरनोडल सेल होगी, उनके चारों तरफ कॉर्टेक्स नहीं होता है। ये जो सेंट्रल सेल है कैसे बनी है? सेंट्रल सेल इसलिए बनी है कि जो ग्रोथ है वो एक अर्धगोलाकार सेल यानी एपिकल सेल से होता है। एपिकल सेल एक सेल काटती है जो इंटरनोड बनाता है, और ये फिर एक सेल काटती है जो बाई कॉन्वेक्स होता है। फिर बाई कॉन्वेक्स के बाद ये सेल इस प्रकार फिर एक बाई कॉन्वेक्स सेल और फिर एक बाई कॉनकेव सेल। तो ये जो सेल है, जो बाई कॉन्वेक्स सेल है, ये क्या है? ये नोडल सेल है, नोडल सेल है। और ये जो कॉनकेव सेल है ये इंटरनोडल सेल है। तो कुछ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये जो कॉर्टिकल नोडल सेल है ये डिवाइड करेगा पेरिफेरी में और बीच में। तो बीच में 2 सेंट्रल सेल बन जाता है और पेरिफेरी में पेरीसेंट्रल सेल बन जाता है सिर्फ नोड पर। और ये जो इंटरनोड है ये शुरू में बाई कॉनकेव होती है, जो बाद में इलॉन्गेट होकर के एक इंटरनोडल सेल बनाती है। तो ये अभी आपने देखा कि जो हैबिट है वो इस तरीके से ज्वाइंटेड है। ज्वाइंटेड में नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं। इंटरनोड्स पर जो है प्राइमरी लेटरल्स लगे हुए हैं, और जो मैच्योर ओल्डर नोड्स हैं उस पर एक साइड ब्रांच भी होती है। जो सेकेंडरी लेटरल है उस पर इस तरीके से प्राइमरी लेटरल लगे हुए हैं, जिनकी एक्सिस में सेक्स ऑर्गन मिलते हैं उसी तरफ जो एक्सिस की तरफ होता है। यानी इस पर अगर लगेगा तो इधर इस साइड में सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, एक्सिस की तरफ होगा। अब एक सेल की संरचना बनाते हैं।
जो सेल है, जो नोडल सेल है, वो एक आइसोडायमेट्रिक सेल होता है जिसमें कि वॉल सेलुलोज की होती है। इसमें नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है, वैसे वैक्यूल वगैरह पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड होते हैं। इस प्रकार से डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें कि पायरिनॉइड नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि पायरिनॉइड इज प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी, लेकिन यहाँ पे पायरिनॉइड नहीं मिलता है और इसमें इस तरीके से ग्रैना वगैरह मिलते हैं, मतलब डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है। तो वो तो नोडल सेल की ये स्ट्रक्चर है, लेकिन और न्यूक्लियस कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। लेकिन जब हम किसी इंटरनोडल सेल को देखते हैं तो इंटरनोडल सेल शुरू में तो यूनिन्यूक्लिएट होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है, जैसे वो डिवीजन किया था एपिकल सेल से, लेकिन बाद में ये इलोंगेट हो जाती है। तो जब इलोंगेट हो जाती है तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन किस में बदल जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होने की वजह से और जो लंबाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अंदर एक बीच में एक वैक्यूल डेवलप हो जाती है। बीच में एक वैक्यूल डेवलप हो जाती है, एक सेल वॉल होगी और उस सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, चूंकि बहुत ज्यादा इलोंगेटेड सेल है तो वैक्यूल बहुत बड़ी हो जाती है, इससे भी बड़ी होती है, तो हमने बनाने के लिए थोड़ा इसे चौड़ा बनाया है। तो वैक्यूल ही ज्यादा पोर्शन घेरती है। उस वैक्यूल के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है जो 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट तो वो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सट के रहता है और काफी डेंस होता है और स्टैटिक होता है। डेंस और स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। इसी में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिलते हैं इस वाले रीजन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। ये जेल, डेंस जेल टाइप है, तो ये बिल्कुल एक जगह रुका होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अलावा, जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है इस एक्टोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट प्लस माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अंदर का हिस्सा जो है वो सारे सेल ऑर्गेनेल को लिए हुए होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी वगैरह सब इसमें होते हैं। इसे हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ये भी जेल लाइक तो है, लेकिन ये फ्लूइड है, यानी बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। तो इसमें मूवमेंट होता है, एक तरफ ऊपर की तरफ होता है, एक तरफ नीचे की तरफ होता है, और बिल्कुल सीधा नहीं होता है। अगर हम पूरा देखें तो ये इस तरीके से स्पाइरल लेते हुए ऊपर की तरफ जाता है और फिर स्पाइरल लेते हुए नीचे की तरफ आता है। ये जो मूवमेंट है, जो जिसे हम
स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, या जिसे हम साइक्लोसिस भी बोलते हैं। ये साइक्लोसिस निरंतर होती रहती है और उसी के साथ न्यूक्लियाई वगैरह और सेल ऑर्गेनेल वगैरह पूरे इसका एक चक्कर काटते रहते हैं। बाद में ये रिसर्च की गई तो पता चला कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण, जो कि मसल में पाई जाती है, उनके कारण ही ये मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो एक्टिन मायोसिन दोनों प्रोटीन हैं जो इसमें एक्टिवली पार्ट लेते हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा अंदर का जो जेल फ्लूइड वाला है वो स्पाइरल रूप में ऊपर जाता है और स्पाइरल रूप में नीचे आता है। तो ये साइक्लोसिस का इसका बेसिस है। तो सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये इंटरनोडल सेल है। इंटरनोडल सेल बड़ी होती है और नोडल सेल छोटी होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है। नोडल सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है और गोल आकार की ही होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, और हम दूसरे लेक्चर में जो पार्ट 2 अभी हम आपके सामने लाएंगे, उसमें हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे।